ऐसे राष्ट्र में की जाती थी जो हथियारों का बड़ा आयातक हुआ करता था, लेकिन अब वो तस्वीर देखिए बदल चुकी है। हथियारों के आयात के साथ साथ भारत अब एक बड़ा रक्षा निर्यातक बन चुका है। कई मुल्क भारत के हथियारों के मुरीद बन चुके हैं। 85 से ज्यादा देशों को भारत हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात करता है। इतना ही नहीं, भारत ने रक्षा निर्यात का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड बनाते हुए 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार और रक्षा उपकरण दूसरे मुल्कों को सप्लाई किए। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। अब भारत का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ के सालाना रक्षा निर्यात को हासिल करने का है। आसमान के हवाई योद्धा से जमीन के घातक हथियारों तक, लड़ाकू विमान से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक, रॉकेट लॉन्चर से लेकर रक्षा उपकरणों तक। पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि मेड इन इंडिया हथियारों की धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज दुनिया भारत के मेड इन इंडिया हथियारों की मुरीद बन चुकी है। 85 से ज्यादा देशों को भारत रक्षा सामग्री का निर्यात कर रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,000 करोड़ को पार कर गया है। भारत की इस उपलब्धि की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर दी। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है, सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। भारत का रक्षा निर्यात फिर से बढ़ गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। भारत ने ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रखा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता, जिसके चलते भारत न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया को बड़ी संख्या में रक्षा निर्यात भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस समय 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। इन देशों की लिस्ट में इटली, श्रीलंका, रूस, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका, मिस्र, इजराइल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली शामिल हैं। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उसके डिजाइन और तकनीक का कोई तोड़ नहीं है। इस समय देश की 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात कर रही हैं। इनमें हथियारों से लेकर विमान, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। भारत आज डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण सप्लाई कर रहा है। भारत ने देश में ही हथियार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में कई डिफेंस उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से इन्हें देश में ही तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा था। स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2018 और 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जिसका वैश्विक आयात में 11% हिस्सा था। भारत की कोशिश अपने आयात को कम करने की है और निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ था। 2018-19 में ये आंकड़ा बढ़कर 10,745 करोड़ पहुंच गया।
साल 2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया और अब 2023-24 में रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के पार चला गया। सरकार का लक्ष्य 2025 के अंत तक 35,000 करोड़ के सालाना रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने का है। भारत की गिनती आज दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में होती है। यानी भारत एक ओर रक्षा आयात को कम कर आत्मनिर्भर हो रहा है, तो दूसरी तरफ रक्षा निर्यात को लगातार बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वदेशी हथियारों के दम पे सेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रही है, तो वहीं सेना के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने देश भर के हाईवे पर 35 एयर स्ट्रिप बनाने के टारगेट रखे हैं। कई हाईवे पर एयर स्ट्रिप शुरू की जा चुकी हैं, तो तमाम हाईवे एयर स्ट्रिप के लिए तैयार हैं। इसी कड़ी में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में आज से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा शुरू हो गई। देर रात इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन किया गया। आज की दूसरी तस्वीर यूपी के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की भी देख लीजिए, जहां बरसों बाद फिर सुखोई जैगुआर की दहाड़ सुनाई देगी। यहां उन्नाव के पास बनी हवाई पट्टी पर फिर लड़ाकू विमान उतरेंगे, जिसके लिए हाईवे पर डायवर्जन लागू कर दिया गया है। फिलहाल तो सेना के लिए इस वक्त सबसे अहम अनंतनाग में बना एयर स्ट्रिप माना जा रहा है। कश्मीर के अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भारतीय वायुवीरों के पास मौजूद होगी। अनंतनाग के बिजबेहरा में एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन किया गया। इस दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने पुख्ता इंतजाम भी किए। सुखोई से तेजस तक, राफेल से मिराज तक, MiG-21 से LCA Mark II तक, कश्मीर के इस ताजा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के लिए तमाम फाइटर जेट्स जल्द ही आपको उड़ान भरते नजर आएंगे। ये वो एक्सप्रेसवे है जिसे देख चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि अब भारत के लड़ाके पल भर में चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस एक्सप्रेसवे का बहुत जल्द प्रयोग करते दिखेंगे। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भारतीय वायुवीरों के पास मौजूद होगी। देर रात इस एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन किया गया। इस दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने माकूल इंतजाम किए। सीसीटीवी कैमरों के साथ ही रडार और दूसरे तकनीकी उपकरणों के जरिए पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहे। आपको बता दें कि इस राजमार्ग को 119 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी लैंडिंग और टेक ऑफ स्ट्रिप तैयार की गई है, जिसका प्रयोग युद्ध जैसे हालात में किया जा सकेगा। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, एनडीआरएफ के बचाव मिशन, आपात स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। ट्रायल रन को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। कश्मीर की सरजमी पर ये एक ऐसा राजमार्ग है जो भारत की सैन्य ताकत को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपातकालीन हालात में भी बेहद कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए समझते हैं कि देश में कहां ऐसे एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जा रहा है और सेना के लिए ये एयर स्ट्रिप क्यों अहम साबित होने जा रही है। शुरुआत करते हैं। जी हाँ, दरअसल देश के 13 राज्यों में हाईवे का एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर राजस्थान के हाईवे पे इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी शामिल है। वायुसेना के लिए एयर स्ट्रिप पश्चिमी बंगाल तमिलनाडु के हाईवे पे भी होगी। देखिए, गुजरात हरियाणा के हाईवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ और उतर सकेंगे। पंजाब भी उन राज्यों में शामिल है जहां हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी है। और हाईवे पर एयर स्ट्रिप से युद्ध के हालात में बॉर्डर तक पहुंचना आसान होगा और वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाकर भारत दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां वायुसेना के पास हाईवे से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता है। और चलिए, इसके साथ आपको ये भी हम बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा चिनारबाग हाईवे पर एयर स्ट्रिप पर ट्रायल तो पूरा हो चुका है। जल्द ही दिल्ली में दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो जाएगा।
उत्तराखंड में रामपुर काठगोदाम हाईवे पे भी एयर स्ट्रिप बनेगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाराणसी हाईवे पे भी वायुसेना के लिए एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। अब देखिए, बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर किशनगंज इस्लामपुर हाईवे पर एयर स्ट्रिप होगा। झारखंड में जमशेदपुर बालासोर हाईवे पर एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमान उड़ते और उतरते हुए देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर क्योंझर हाईवे पे भी एयर स्ट्रिप की सुविधा होगी। असम में मोहनबाड़ी तिनसुकिया हाईवे पे भी एयर स्ट्रिप का निर्माण होगा। ओडिशा में छतरपुर दीघा हाईवे पर भी एयर स्ट्रिप की तैयारी है और राजस्थान में फलोदी और जैसलमेर हाईवे पर एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के विमान उड़ेंगे और उतरेंगे। गुजरात में द्वारका मालिया हाईवे पे भी एयर स्ट्रिप का निर्माण होना है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा राजामुंद्री हाईवे पे भी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। और इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में चेन्नई पुडुचेरी हाईवे पर एयर स्ट्रिप नजर आएगा। और चूंकि हाईवे की बात कर रहे हैं तो हाईवे पर हवाई पट्टी की जरूरत क्या है वो भी बता देते हैं अदिति। जी हाँ, हाईवे पर हवाई पट्टी की जरूरत के बारे में विस्तार से बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि ज्यादातर समय युद्ध के हालातों में वैकल्पिक रनवे के तौर पे हवाई पट्टी का काम करते हैं। जब पारंपरिक वायुसेना स्टेशन पे विमानों को उतारना मुश्किल हो जाता है तो इन्हीं वैकल्पिक हवाई पट्टी पर विमानों की लैंडिंग करवाई जाती है। जी हाँ, कैसे करवाया जाता है ये सब समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। राष्ट्र सुरक्षा और देश की सैन्य ताकत के लिहाज से ये एयर स्ट्रिप बेहद अहम मानी जाती है। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये एयर स्ट्रिप चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होती है और सीमा के करीब होने की वजह से यहाँ फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को अंजाम दिया जा सकता है। एयर स्ट्रिप बनने के बाद विमानों के लिए दूसरे जरूरी संसाधनों का भी विकास किया जा सकेगा। देखिए, जरूरत पड़ने पर विमानों की फ्यूल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इंतजाम भी हो जाएगा। युद्ध के हालात अगर होंगे तो उन हालातों में दुश्मन भारतीय वायुसेना को कमजोर करने के लिए एयर स्ट्रिप और एयरबेस पर ही हमला कर सकता है। देखिए, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने भुज की एयर स्ट्रिप को नष्ट कर दिया था। ऐसे ही खतरे को भांपते हुए सरकार पूरे देश में एयर स्ट्रिप्स का जाल बिछाने पे काम कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ की। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास 18 से 31 मार्च तक चला, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने रण कौशल को हर कसौटी पे परखा। इतना ही नहीं, इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के नए खरीदे गए या हाल ही में शामिल किए गए हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया। Tiger Triumph 2024. To take the proceedings further, I hand over to the country commander. समुद्र किनारे हेलीकॉप्टर, जंगी जहाज और कमांडोज का ताबड़तोड़ एक्शन। तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर किसी जंग के मोर्चे की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच आयोजित हुए युद्धाभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 की हैं, जिसका उद्घाटन समारोह INS जलाश्व पर हुआ था। इस एक्सरसाइज को रण कौशल को बेहतर बनाने और चुनौतियों से निपटने के मकसद से किया गया, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के तीनों अंगों ने अपने अपने युद्ध कौशल का भरपूर प्रदर्शन किया, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से करीब 700 जवानों ने भाग लिया, जिनकी तैयारी अभ्यास के दौरान देखते ही बनी। पिछले कुछ सालों में साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीनी सेनाओं की बढ़ती गतिविधियों से निपटने के लिए भारत और अमेरिकी सेनाओं ने मिलकर साझा रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विशाखापट्टनम में भारत की नौसेना, अमेरिकी नौसेना ने मिलकर एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। 18 से 31 मार्च तक चली ये एक्सरसाइज 2 चरणों में आयोजित हुई, जिसका पहला चरण यानी हार्बर फेज 18 से 25 मार्च तक चला, जबकि दूसरा चरण यानी सी फेज 26 से 31 मार्च तक आयोजित किया गया। इन दोनों ही चरणों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गजब का तालमेल और समन्वय नजर आया। अभ्यास के दौरान रण कौशल को हर कसौटी पर कसने के अलावा सैनिकों को मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए और बेहतर तरीके से तैयार करने पर भी पूरा जोर दिया गया।
इसमें सिर्फ नौसेना के अलावा भारतीय वायुसेना और सेना के स्पेशल फोर्स के जवानों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो से लेकर बड़े युद्धपोत और भारतीय वायुसेना के C-130 सुपर हरकुलिस जैसे एयरक्राफ्ट ने भी इस युद्धाभ्यास के दौरान साझा अभ्यास किया। इसी तरह से भारतीय अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से लेकर स्पेशल फोर्स के जवानों ने इस युद्धाभ्यास के दौरान साझा रणनीति पर काम किया। इस युद्धाभ्यास की खास बात ये रही कि इसमें दोनों देशों की सेनाओं के लिए खरीदे गए नए हथियारों और रक्षा उपकरणों का भी प्रदर्शन हुआ। नौसेना की तरफ से जारी बयान में ये भी कहा गया कि ये अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। बीते कुछ सालों में जितनी तेजी के साथ दुनिया में समीकरण बदले हैं, उससे देखते हुए ज्यादातर देश अपनी अपनी सेनाओं को नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। यही कोशिश इस आर्मी एक्सरसाइज के दौरान भी दिखाई दी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप प्रकृति के पास रहना चाहते हैं तो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क का गोमुख ट्रैक सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। यहां न सिर्फ आपको शांति मिलेगी बल्कि वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। जो एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन हैं उनके लिए सैर सपाटे का मौका बहुत अच्छा है। उत्तरकाशी से सैलानियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। विश्व परिषद गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा पाठ के साथ इस नेशनल पार्क का ताला पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया गया है। ये खूबसूरत ट्रैक देवदार की लकड़ी से बना हुआ है जो 136 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है। ये ट्रैक जारगंगा के ऊपर एक सीढ़ी नुमा रास्ता है। शीतकाल में 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक पार्क के गेट पर्वतारोही और सैलानियों के लिए बंद रहते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में सैलानी बड़ी बेसब्री से इस ट्रैक के खुलने का इंतजार करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क का कपाट आज 1 अप्रैल 2024 को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, जैसा हर वर्ष खोला जाता है। और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की संख्या में काफी अधिक मात्रा में इजाफा होगा। गंगोत्री नेशनल पार्क करीब 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए खास पहचान रखता है। इसके अलावा पार्क में भूरा भालू, काला भालू, भरल, अग्राली भेड़, लाल लोमड़ी समेत कई वन्य जीव रहते हैं। इसके साथ ही इसके तहत गंगोत्री धाम और नेलांग घाटी भी शामिल है। नेलांग घाटी भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ती है। नेलांग तक वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने पर्यटकों के जाने की अनुमति दी थी। यानी अगर आपको पहाड़ों से प्यार है और वाइल्ड लाइफ में रुचि रखते हैं तो इन गर्मियों की छुट्टी में गंगोत्री नेशनल पार्क आपके लिए एक शानदार हॉलीडे डेस्टिनेशन है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, गुड न्यूज टुडे। अप्रैल महीने से गर्मी का शुभ आरंभ होता है, लेकिन इस बार अप्रैल उत्सव की खुशियां लेकर आया है। इस महीने कई बड़े त्योहार आपके जीवन में बाहर लेकर आने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि से लेके रामनवमी तक। इसके अलावा अप्रैल में ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई तो नहीं देगा। साल का चौथा महीना अप्रैल शुरू हो चुका है और साथ लेकर आया है त्योहारों का तोहफा। इस बार अप्रैल के महीने में कई बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार पड़ने वाले हैं। महीने की शुरुआत शीतला अष्टमी से हो चुकी है। इसके बाद चैत्र नवरात्रि से लेकर रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे बड़े उत्सव पूरे भक्ति भाव से मनाने का मौका मिलने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं अप्रैल महीने में कौन कौन से त्योहार आपके घर लाएंगे खुशियों की बहार। शीतला अष्टमी या काला अष्टमी से अप्रैल का शुभारंभ हुआ और आने वाले 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। 7 अप्रैल को शिवरात्रि मनाई जाएगी। 9 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। इसी दिन देश के दक्षिणी प्रदेशों में गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाएगा। चैत्र छठ पूजा का आरंभ 12 अप्रैल से होगी और 14 अप्रैल को डूबते सूर्य को और 15 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 13 अप्रैल को वैशाखी की धूम रहेगी तो 14 अप्रैल को मेष संक्रांति भी मनाई जाएगी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी और 17 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल को होगी और इसी दिन हनुमान जन्मोत्सव पर पूरी आस्था के साथ कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। 19 अप्रैल को कामना एकादशी पर लोग भगवान विष्णु की पूजा कर आशीर्वाद लेंगे।
इसके अलावा अप्रैल के महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। ये तिथि होगी 8 अप्रैल। सूर्य ग्रहण हमेशा की तरह अमावस्या के दिन लगता है। जिस दिन साल का पहला ग्रहण लगेगा उस दिन चैत्र अमावस्या का दिन है। ग्रहण लगने का समय है 8 अप्रैल को रात 9:12 से मध्य रात्रि 1:25 तक, यानी ग्रहण कुल 4 घंटे 25 मिनट तक रहेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस सूर्य ग्रहण को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि 50 सालों के बाद इतना लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 7.5 मिनट तक धरती पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड और इंग्लैंड में देखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको एक ऐसे रामायण की पुस्तक दिखाते हैं जिसे 5 साल की मेहनत के बाद मूल प्रति से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आपको लगेगा कि ऐसा तो कई लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये रामायण बिल्कुल अलग है। इसे विश्व के सबसे महंगे कागज पर प्रिंट किया गया है, पूरी तरह से हर्बल इंक से प्रिंट किया गया है, जिससे ये सालों सालों तक सुरक्षित रहेगा। इस पुस्तक को अयोध्या के कई स्थानों पर दर्शन के लिए रखा गया है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, इसे खरीदकर अपने घर में रामायण की संस्कृति सहेज सकें। प्रकाशकों का उद्देश्य भी यही है कि लोग रामायण को अपनी भाषा में समझ सकें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को संस्कृत भाषा समझने में दिक्कत होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी संस्कृत लोग समझ नहीं पाते आजकल के जमाने में। जो समझते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जो नहीं समझते हैं अब वो भी रामायण को पूरा समझ सकते हैं और अपने जीवन में इसकी अच्छाइयों को उतार सकते हैं। अप्रैल की शुरुआत में भी साउथ इंडिया में गर्मी का आगाज हो गया है। यहाँ इंसान तो जैसे तैसे खुद को गर्मी की तपिश से राहत पहुंचा रहे हैं, मगर जानवरों की हालत गर्मी के इस मौसम में हलकान हो गई है। मंगलुरु के एक नामी चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे इस मौसम की दुश्वारियां भी सामने आएंगी, लेकिन गर्मी की दिक्कतों से ये बेजुबान फिलहाल 2-4 होना शुरू हो गए हैं। तस्वीर दक्षिण राज्य कर्नाटक की है, जहां उत्तर भारत से पहले ही गर्मी दस्तक दे चुकी होती है। ऐसे में देश के दक्षिण भाग में गर्मी और बरसात दोनों ही मौसम में जानवरों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। The main problem at present season is very warm. In South Canada, usually during rainy monsoon season, it's very heavy rains here, and in summer, hot with the humidity. So our animals are suffering from these two extremities. दक्षिण कन्नड़ में मंगलुरु जू इन जानवरों का आशियाना है, लेकिन यहाँ पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझते इन जानवरों को जू प्रशासन राहत देने की कोशिशें कर रहा है। पिलकुला बायोलॉजिकल पार्क में हीट वेव से इन बेजुबानों को राहत पहुंचाने के लिए पानी और पंखे का सहारा लिया जा रहा है। And sprinklers are provided in almost all the enclosures. Misting of water is being done, and the terrace of these concrete buildings are painted with white to reflect the heat. So almost all the animals are safe now till today. जाहिर है सूरज की तपिश में पशु पक्षी सब परेशान हैं। तेंदुए समेत कई जानवरों की हालत हलकान है। हवा के गर्म थपेड़ों से बाघ भी परेशान है। इसलिए जरा सा पानी भरा मिला तो उसी के अंदर बैठकर गर्मी से राहत पाने की जद्दोजहद जानवरों की जारी है। ऐसे में पिंजड़े के अंदर भी पंखे के साथ ही पानी का छिड़काव वक्त की दरकार है। और इस बीच जू प्रशासन की ये तमाम कोशिशें भी इन बेजुबानों को राहत देने की कवायदों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के लोगों को जल्द ही 2 ऐसे पार्क्स का तोहफा मिलने वाला है जहां जाने पर पुरातन दिल्ली का एहसास तो होगा ही, प्रकृति के बीच कुछ वक्त गुजारने का मौका भी मिल सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दक्षिण दिल्ली में संजय वन
और मेहरौली पुरातत्व पार्क का दौरा किया और वहां करवाए व्यापक जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मॉनसून से पहले इन कामों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। संजय वन में अनंगताल, लालकोट बावली और किला राय पिथौड़ा में जल निकायों के साथ मेहरौली पार्क में मौजूद ऐतिहासिक बलबन के मकबरे, जमाली कमाली मस्जिद और राजों की बावली को भी देखा। आपको बता दें कि दिल्ली का मेहरौली पुरातत्व पार्क कुतुब मीनार के करीब है और करीब 200 एकड़ में फैला है। इसमें करीब 100 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकें भी हैं। बात टेलीविजन के राम जी की, यानी अरुण गोविल की। अरुण गोविल ने अब से थोड़ी देर पहले मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। नामांकन के वक्त उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। मेरठ में अरुण गोविल का गृह घर भी है, ये उनका गृह नगर है। ऐसे में मेरठ की जनता को उनसे खूब लगाव है और उम्मीदें भी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मेरठ की जनता के बीच आकर उन्हें कैसा लग रहा है और क्या वो जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सर। मुझे लगता है उससे भी ज्यादा प्यार ये अब मिल रहा है। जो जय मुझे देखते ही चारों तरफ बस सिर्फ जय श्री राम ही होता है। प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों का दौर जारी है। अभी प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के औद्योगिक नगरी रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के लिए रवाना होंगे। करीब 2:30 बजे दिन में कोटपुतली में रैली करेंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर की जनता से क्या बोल रहे हैं। रेणु अधिकारी जयपुर नगर पालिका के चेयरमैन, आपने मेरी बात मान ली, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले जो पीछे धूप में तप रहे हैं उन सब की क्षमा मांगता हूं। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा।